हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। ये करंट अफेयर्स क्विज जो है ये 18 जनवरी के जो हमने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है, ये उसका क्विज वाला सीरीज है जहां पर हम लोग देखेंगे 18 जनवरी के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट हैज डेडिकेटेड 207 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यानी एस जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSN बोला जाता है, कोड्स टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स टू हेल्प इन मॉनिटरिंग द डेटा ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अदर इंसेंटिव्स टू मैन्युफैक्चरर्स। यानी गवर्नमेंट का ये डेडिकेटेड 207 हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, एक कोड है जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को हेल्प करेगा मॉनिटर करने में, डेटा को मॉनिटर करने में कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इंपोर्ट हो रहा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर्स को ताकि उनको ये सपोर्ट मिल सके। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेक्नोटेक्स जो है इंडिया का एक फ्लैगशिप इवेंट है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, ताकि जो है टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोशन मिल सके। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, या बोल रहा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया में। तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हमें यहाँ पे पहचानना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 है कि 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है 2 ओनली, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 2 एंड 3, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है। इसको हम एक्सप्लेनेशन के जरिए देख लेते हैं कि आखिर इसको सही क्यों बोला जा रहा है, पूरे बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं ताकि हर तरफ से ये क्लियर हो जाए। टेक्निकल टेक्सटाइल जो है एक फंक्शनल फैब्रिक है जो कि दैट हैव एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो डिराइव करता है कि देयर डिमांड फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ए कंट्री, यानी कंट्री में डेवलपमेंट कितना हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है उसके चलते इसका डिमांड जो है इस प्रोडक्ट का बढ़ता है। सिनारियो क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, देख लेते हैं कि गेन मोमेंटम इन द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में इसका ग्रोथ देखने को मिला है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इंडिया में। करेंटली इसका ग्रोइंग है 8% पर एनम के रेट से ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका एम रखा गया कि इसका ग्रोथ को 15 से 20% के रेंज में लाया जाएगा अगले 5 साल में। करेंट वर्ल्ड का जो मार्केट है ये लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें इंडिया का अकेले का शेयर है 19 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया एक्सपायर कर रहा है कि वो 40 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट तैयार करेगा 8% शेयर के साथ। तो बिगेस्ट इसका जो प्लेयर है साथ में यूएसए है, वेस्टर्न यूरोप है, चाइना है, जापान है जो कि 20 से 40% शेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यानी इंडिया जो है लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारे मेंबर हैं। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन तो गलत हो ही जाता है। इनिशिएटिव रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इसके लिए, तो ये आप यहाँ पे डिटेल में इसको देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है गुरु रविदास वाज ए मिस्टिक पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। क्या गुरु रविदास जो है वो एक मिस्टिक पोएट है, सेंट है भक्ति मूवमेंट के? सेकंड ऑप्शन है कि अमृत बानी इज द ग्रंथ ऑफ द रविदासिया रिलीजन, यानी कि अमृत बानी जो है वो ग्रंथ है रविदासिया रिलीजन का। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, ये क्वेश्चन है।
तो पहला ऑप्शन है 1 ओनली, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 है 2 ओनली, क्या ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शन ही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है। यानी कि जो गुरु रविदास, कुछ एक्सप्लेनेशन भी है इसका हम लोग देख लेते हैं कि गुरु रविदास वह एक मिस्टिक पॉइंट थे भक्ति सिस्टम के 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में, जो जिन्होंने फाउंड किया था रविदासिया रिलीजन को। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो ही गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू हिज बिलीफ इन वन गॉड, उनका एक भगवान में विश्वास था। वो अनबायस्ड थे रिलीजियस पोएम्स के एंड डेडिकेटेड हिज होल लाइफ इन टू द एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम को एबोलिश करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। साथ ही ओपनली डेपिफाइड द नोशन ऑफ द ब्राह्मरिकल सोसाइटी को। ठीक है, उन्होंने पोएम्स लिखा है जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेते हुए, जिसमें रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि सिखों का भक्ति मूवमेंट से ये रिलेटेड है। अराउंड 41 ऑफ हिज पोएम्स जो कि इंक्लूड किए गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जो रिलीजियस टेक्स्ट है सिख का। रविदासियास एक दलित कम्युनिटी से है, जैसे देरा सकरकंद बल्लान, जो कि लार्जेस्ट डेरा है इन 20 लाख फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड, जिनको फाउंड हुआ था 20th सेंचुरी में बाबा सेंट पीपल दास के द्वारा। ठीक है, वंस क्लोजली कनेक्टेड विद, जो कि सिखिज्म कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। देरा सर्व्ड दिस डिकेड्स वंस टिल 2010 तक एंड अनाउंस दे वुड फॉलो द रविदासियस रिलीजन, वो फॉलो करेंगे रविदासियस रिलीजन को। 2010 से देहरा सकरकंद जो बल्लान है स्टार्टेड रिप्लेसिंग द गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस करना कोशिश किया विथ इट्स ओन ग्रंथ अमृत बानी जो है, कैरिंग 200 हाइम्स ऑफ गुरु रविदास इन रविदासियस टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाता है। करेक्ट आंसर जो है जाएगा बोथ 1 एंड 2। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो पार्ट जो 15 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। सेकंड बोलता है कि इट वाज मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी, ये मल्टी मेंबर बॉडी है बाय द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1989 का। थर्ड ऑप्शन जो है कि द इलेक्शन चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम किसी ऑफिस से, उसको रिमूव किया जा सकता है ओनली थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। यानी किसी इलेक्शन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का वही प्रोसेस होगा जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस होगा पार्लियामेंट के द्वारा, ये बोला गया है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो सही है, इज और आर करेक्ट अबव, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, क्वेश्चन ही है। पहला ऑप्शन है कि 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 ओनली, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 है 2 एंड 3 ओनली, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 एंड 2 एंड 3 सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 2 एंड 3, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन ही सही है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही हो जाता है। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, ये एक एनोनिमस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। ठीक है, जो बॉडी है ये एडमिनिस्टर किया जाता है इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, यहाँ पे इलेक्शन कराने का काम करता है। एंड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री, यहाँ भी इलेक्शन कराने का काम करता है। तो इसका पार्ट जो 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इलेक्शन से डील करता है। साथ ही साथ जो कमीशन को स्टेब्लिश करना, स्टेब्लिश ए कमीशन फॉर दिस मैटर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट डॉट। द इलेक्शन कमिश्नर को जो स्टेब्लिश किया गया था विद द कॉन्स्टिट्यूशन 25 जनवरी 1950 को, आर्टिकल 324 से 329 तक कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी जो है कमीशन का एंड देयर मेंबर्स का। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर्स। ओरिजिनली जो कमीशन है वो 1 इलेक्शन कमिश्नर है, बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत इट मेड ए मल्टी मेंबर बॉडी, हेंस ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाता है। और
ठीक है, रिमूवल जो चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। हेंस स्टेटमेंट 3 जो है वो भी करेक्ट हो जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन रख लो कि जो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का या फिर 65 साल, दोनों में से जो पहले आ जाए। ठीक है, तो इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रिपोर्ट का जो टाइटल है इन इक्वालिटी किल्स, ये पॉइंट आउट करता है कि स्टेक इनकम डिवाइड को, यानी इनकम डिवाइड को ये पॉइंट आउट करता है, खासकर जो वर्सेंड बाय द कोविड पेंडेमिक के चलते ग्लोबली और इंडिया दोनों में, जो कि इट वाज रिलीज किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जिसका टाइटल इन इक्वालिटी किल्स है इसको पब्लिश किया गया है। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल, यानी ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ही ये रिपोर्ट पेश किया गया है। कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं कि एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है इनइक्वालिटी किल्स, उसने रिलीज किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। ये रिपोर्ट किया कि पॉइंट आउट किया है कि आउट ऑफ स्टॉक यानी इनकम में डिवाइड देखने को मिला है वर्सेंड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबली एंड इन इंडिया दोनों में। ठीक है, यानी कि ऑक्सफैम एक ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू एंड द इनजस्टिस ऑफ पॉवर्टी, दैट मींस वी टैकल द इनइक्वालिटी दैट keeps people poor. According to the report, the income of 84% of the household in India declined in 2021। ठीक है, यानी 2021 में लगभग 84% ऐसे लोग हैं जिनका इनकम में कमी आई है 2021 के अनुसार। बट एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स, लेकिन इंडियन बिलियनियर्स का जो संख्या है वो 102 से 142 हो गया, यानी 102 से 142 हो गया है, यानी और अमीर बना है, अमीरों की संख्या बढ़ी है और गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो है द वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनियर्स का जो इंक्रीज हुआ है वो 23.14 लाख करोड़ से लेकर 53.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, यानी ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन है कि इट इंक्वायरीज इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू ए चाइल्ड्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 फुल स्टॉप। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव इज अबव इज और आर करेक्ट? क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 ओनली, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 ओनली, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन ही गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर दोनों ही ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन इसका है, देख लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो राइट्स हैं एनसीपी, जो नेशनल कमीशन है ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में, 2007 मार्च 2007 में इसको सेटअप किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत। तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, यही बोल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाता है। ठीक है, जो कमीशन है ये मैंडेट करता है, इंश्योर करता है सभी लॉस को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को एंड इन कंसोनेंस इन द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव, जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ऑल्सो जो यूएन कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। It inquires into complaints relating to a child's right to a free and compulsory education
बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फुल स्टॉप के अंदर है। तो इसे सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, और ये ऑल्सो ठीक है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। आई होप आपको आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये बताया है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी और एक रिवीजन भी हो गया होगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये क्विज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी अगर आप डील करते हो तो उससे अच्छे से समझ जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।